नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। देखिए, हमारे देश को अगर परम वैभव पर ले जाना है तो कुछ चीजें जो अभी इस समय हमारे देश में चल रही हैं उनको सही करना आवश्यक है। आप सोचो कि आईएएस भाग गया, एक आईएएस ऑफिसर जिसके ऊपर देश को सबसे ज्यादा भरोसा होता है, या है, जनता को तो है कि नहीं है पता नहीं, लेकिन देश को सबसे ज्यादा भरोसा अगर किसी पर होता है तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर पर होता है। सरकार उसके थ्रू ही काम करती है। लेकिन आईएएस ऑफिसर 650 करोड़ का घोटाला करके भाग जाए, और एक आध नहीं, कोई 900 करोड़ का घोटाला करके भाग रहा है, कोई 500 करोड़, कोई 700 करोड़, कोई 800 करोड़, कोई हजारों करोड़ का 2G गेम खेल कर रहा है। आप सोचो कि नितिन मिश्रा साहब जिस समय ट्राई के अध्यक्ष हुआ करते थे उस समय 2G घोटाला हुआ था। हालांकि नितिन मिश्रा साहब निर्माण कमेटी के अध्यक्ष बना दिए गए अयोध्या में, सौभाग्य है उनका कि उनको निर्माण कमेटी में रखा गया। दूसरी बात, वही प्रिंसिपल सेक्रेटरी मुलायम सिंह के थे जिस समय गोलियां चलाई थी। तो ये जो बड़ा खेल देश में कई एक का चल रहा है, आज उसका हम लोग एक विश्लेषण करने वाले हैं। और हर एक वो व्यक्ति और इसके साथ भारत में परिवर्तन कब कब हुए, हिंदवी स्वराज कैसे स्थापित हुआ, शिवाजी महाराज ने कैसे परिवर्तन किया था, क्या वैसा कोई राजा आज की तारीख में है, और विश्व में बाकी देशों में जो एडमिनिस्ट्रेशन है या फिर जो मशीनरी जिसको कह रहे हैं, विश्व के दूसरे देशों में क्या मशीनरी सही है। आज जो कुछ भी अयोध्या में हो रहा है, आज जो कुछ भी माता वैष्णो देवी में हो रहा है, आज जो कुछ भी तिरुपति मंदिर के अंदर हो रहा है, दक्षिण भारत के मंदिरों के अंदर हो रहा है, उन सब के पीछे एक ही रोग है, और वो क्लबों की बात जो मैंने पहले भी कही है, जिमखाना क्लब की बात करूं, रोशनारा क्लब की बात करूं, पोलो क्लब की बात करूं, मद्रास क्लब की बात करूं, कोलकाता क्लब की बात करूं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन हमारे यहां बिठाया गया था। भारत में कोई शासक तो बैठता नहीं था। जब ईसाइयों ने कब्जा किया तो उनके ब्यूरोक्रेट ही देश को चलाते थे। उनके ब्यूरोक्रेटों में वो उसी ब्यूरोक्रेट को यहां गवर्नर जनरल बना दिया करते थे और उसी ब्यूरोक्रेट को यहां वॉयसरॉय बना दिया करते थे। बाकी वो शासन तो वहां पार्लियामेंट में वहीं से लड़ते थे, चलाते थे। सेक्रेटरी फॉर स्टेट ऑफ इंडिया बिठाया जाता था, 50 से ज्यादा देशों में उनका शासन था। लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वो वापस गए तो उन्होंने अपने यहां संशोधन कर लिया। पूरे यूरोप ने, चूंकि यूरोप ने ही संसार भर पर राज्य किया था उस समय, तो पूरे यूरोप ने जो भ्रष्ट मशीनरी बिठाई थी उस भ्रष्ट मशीनरी से वो गो बैक कर गए और उन्होंने अपने यहां ट्रांसपेरेंसी कर ली। आज हम उस पर भी पोस्टमार्टम करने वाले हैं, और हम पोस्टमार्टम करने वाले हैं। भारत में ये जो भाग रहे हैं, मैं किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पंकज अग्रवाल, राम कुमार सिंह, प्रदीप कुमार या फिर वो पूजा सिंघल, मैं किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं। ये तो बड़े बड़े नाम हैं जो हजारों करोड़ का इधर से उधर इन्होंने किया और अब भागते घूम रहे हैं या फिर उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन है। भारत में 5000 लोग, 5000 आईएएस बैठते हैं, उन 5000 में से 500 पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा होगा। आप सोच सकते हैं कि 10% तो इन्वेस्टिगेशन में, और वो इन्वेस्टिगेशन में कब चल रहा होगा, जब उनके आका नाराज हो गए होंगे जिन्होंने सैंक्शन कर दिया होगा। क्योंकि एज पर आर्टिकल 311 कॉन्स्टिट्यूशन का किसी भी आईएएस या सिस्टम के ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता जब तक कि उसका अप्रूवल ना हो जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश किया था जिसमें यह कहा था कि इन्वेस्टिगेशन करने पर किसी प्रकार के अप्रूवल की जरूरत नहीं होती, कॉग्निजेंस लेने के लिए अप्रूवल की जरूरत होती है। फिर भी सीनियर जूनियर का चक्कर है, जूनियर सीनियर से जूनियर पूछता है कि साहब इनके खिलाफ करना है, वो हां कर दे तो हां, ना कर दे तो ना, वो पूरा एक लॉबिंग है। भारत में क्या भारत परिवर्तन कर सकता है? भारत में परिवर्तन हो सकता है अगर ऐसा जो आज का एडमिनिस्ट्रेशन बैठा हुआ है, जो मंदिरों तक को नहीं छोड़ रहा है, वो उनको। हम बात कर रहे हैं हरियाणा के उस प्रकरण से शुरू करते हैं जो हरियाणा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का आया, प्रदीप कुमार का। 500-600 करोड़ से ऊपर का मामला था। फेक इन्वेस्टमेंट अप्रूवल दे दिए गए, प्राइवेट शेल कंपनियां बनाई गई, आईएएस का सिंडिकेट पॉकेट बनाया गया, और ये पैसा सरकारी विभागों से, 8 सरकारी विभागों से निकालकर ट्रांसफर कर दिया गया अपने लोगों पर, और फिर बाद में हो सकता है हवाला के माध्यम से कहीं बच्चे विदेश में पढ़ते हो वहां पहुंचा दिया गया हो। बात हम सुबोध अग्रवाल की भी कर रहे हैं। 960 करोड़ रुपया जल जीवन मिशन, मोदी जी का बहुत बड़ा अभियान है जल जीवन मिशन, लेकिन सुबोध अग्रवाल साहब
प्राइवेट कंपनी अवार्ड दे दिए उन्होंने, फेक टेंडर्स निकाल दिए, पब्लिक ड्रिंकिंग वाटर पर घोटाला हो गया। हालांकि उस पर चल रहा है इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि ये मोदी सरकार है, पहले ये घोटाले होते जरूर थे लेकिन वो बाहर कभी नहीं आते थे। और आईएएस रिटायर होने के बाद या जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में काम करता था वो रिटायर होने के बाद विदेश में शिफ्ट हो जाता था और नेताजी यहां पर बढ़िया करते थे, भारत को चूस कर बाहर ले जा रहे थे। आज की तारीख में मोदी जी की सरकार है, आज की तारीख में भाजपा की सरकारें बैठी हुई हैं, इसलिए ये सब चीजें सामने आ रही हैं, इन पर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। मनरेगा का मामला हम सब जानते हैं, पूजा सिंघल 19 करोड़ रुपए इधर से उधर लाइव कैश दे दिया। सब सोचिए, समीर बिश्नोई या निरंजन दास का मामला 25 रुपए पर टन की वसूली कर ली लेबी मतलब कोल में। ये वो लोग हैं जिनकी जिम्मेदारी भ्रष्टाचार को दूर करने की है, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। हमारे यहां जो आईसीएस 1858 में बिठाया गया वो 1947 तक चलता है और 1947 में आईएएस उसको नाम दे देते हैं, लेकिन उसके कार्यकलाप में कोई परिवर्तन नहीं करते। पर जिन लोगों ने ये इस्टेब्लिश किया बेवेरियन मॉडल भारत में, वो जब ब्रिटेन वापस जाते हैं तो अपने यहां सिविल सर्वेंट को वो ये कहते हैं कि तुम सामान्य व्यक्ति हो। भारत में थे तब तक ठीक था कि तुम वहां लूट रहे थे और वहां विशेष थे क्योंकि तुम गोरे थे, लेकिन हमारे यहां वापस आए हो, तुम सामान्य व्यक्ति हो, तुम्हें सरकारी लाभ यहां पर नहीं मिल सकता, यहां तुम एक कर्मचारी हो, एक नौकर हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तुम्हें अपनी पर्सनल कार से चलना पड़ेगा, मेट्रो से चलना पड़ेगा और पहचान नहीं बतानी है कि तुम सिविल सर्वेंट हो। यही हाल स्वीडन और नॉर्वे में भी है। स्वीडन नॉर्वे में तो अधिकारियों को यह भी फैसिलिटी नहीं दी जाती है कि वो सरकारी गाड़ी से भी चलते। प्राइम मिनिस्टर खुद जब साइकिल लेकर घूम रहा है, राष्ट्रपति खुद साइकिल लेकर घूम रहा है, तो फिर अधिकारियों की क्या मजाल है। गवर्नमेंट का जो डोमेस्टिक स्टाफ है वो नहीं मिलता है, ना यूएस में, ना यूनाइटेड किंगडम में, ना स्वीडन में, ना नॉर्वे में। भारत में एक एक अधिकारी के पास 50-50 डोमेस्टिक लेबर्स होती है। जहां जिस देश में अधिकारी और कर्मचारी दो अलग अलग सेक्टर हो जाएं, अधिकारी कर्मचारी का डिसीजन लेने लगे, तो आप समझ लीजिए उस देश में आप जाति व्यवस्था कभी खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि जातियां बनती ही ऐसे हैं। मैं अभी बताऊंगा शिवाजी महाराज के समय पर जब उन्होंने हिंदवी स्वराज की स्थापना की तो कैसे जाति व्यवस्थाएं आज भी आपको वो महाराष्ट्र में दिखाई दे जाएंगी। जातियां जिसको कायस्थ कहते हैं, ये वो लोग हैं जो कि राजाओं के दरबार में लेखक हुआ करते थे, अकाउंटेंट हुआ करते थे, आज वो जाति है। ब्राह्मण वो लोग होते थे जो देश में शिक्षा, अध्ययन, अध्यापन का काम करते थे, रिसर्च पर काम करते थे, आज वो ब्राह्मण जाति है। अगर मैं क्षत्रियों की बात करूं तो बलिदान देकर भी देश की रक्षा करना उनका दायित्व होता था, आज वो जाति है, भली बलिदान दे या न दे। वैश्यों का उदर पालन, पूरे देश का उदर पालन करने की जिम्मेदारी उनकी होती थी, वो आज वैश्य हैं, भले ही उदर पालन देश के करने की जिम्मेदारी उनकी हो या ना हो। लेकिन सर्विस सेक्टर में अब चूंकि ये तो इनको सबको डिफरेंशिएट कर दिया गया, अब बचा सर्विस सेक्टर यानी कि शूद्र। और शूद्र जो सर्विस सेक्टर बचा है वो पाने के लिए ब्राह्मण भी परेशान है, क्षत्रिय भी परेशान है, शूद्र भी, वो शूद्र तो है ही है परेशान, और वैश्य भी परेशान है कि वो शूद्र कैसे बन जाए। लेकिन वहां भी ऊंचा नीचा है, ये बड़े वाले शूद्र, ये आईएएस कलेक्टर वाले शूद्र, ये स्टेट वाले शूद्र, ये नीचे वाले शूद्र, ये सब सर्विस क्लास जो शूद्र क्लास कहा जाता है। इन्होंने भारत में इक्वेलिटी आने ही नहीं देनी, इन्होंने नौकरी करने के बाद वहां अलग दुनिया में अलग ऊंचा नीचा बना लेते हैं। हम उस पर भी आज चर्चा करेंगे। और सिक्योरिटी इनके लिए अलग से प्रिविलेज चाहिए। आप सोचिए, वीआईपी कल्चर अगर स्वीडन नहीं मानता, नॉर्वे नहीं मानता, यूनाइटेड किंगडम नहीं मानता, यूएसए नहीं मानता, पूरा यूरोप नहीं मानता, जिन्होंने पूरे विश्व में यह कल्चर दिया हो, भारत में 1947 के बाद ये कैसे जीवित है, ये एक बड़ा विषय आज की तारीख में है। हमें क्या ग्लोबल स्टैंडर्ड नहीं अपनाना चाहिए? क्या आर्टिकल 311 के जो प्रोटेक्शन इन भ्रष्ट लोगों के दिए गए हैं, उनके उस प्रोटेक्शन को सही करने की आवश्यकता नहीं है क्या? कई साल जुडिशरी में लग जाते हैं, तब डिसीजन होता है, और किसी भी व्यक्ति को उसके अपने पद से नीचे तो कर ही नहीं सकते, चाहे आपको कुछ भी मिल जाए। यहां अगर यूएसए का या ग्लोबल स्टैंडर्ड देखते हैं तो एम्प्लॉयमेंट एट विल, एम्प्लॉयमेंट एंड सिविल सर्विसेज रिफॉर्म एक्ट उनके पास है, एंड एट विल एम्प्लॉयमेंट एंड सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स एक्ट के तहत सब बराबर है और आपको नौकरी छोड़नी पड़ेगी। आप सोच लीजिए, स्विफ्ट डिसमिसल का प्रावधान है, जैसे ही पकड़ा जाते हैं तुरंत बाहर, नो लाइफ टाइम शील्ड। और अभी तो आपने देखा था कि यूएसए के अंदर जो उन्होंने अमेंडमेंट करने से मना कर दिया, सर्विसेज रोक दी गई थी, सारे सिविल सर्वेंट पैदल हो गए, सैलरियां निकालनी बंद कर दी डोनाल्ड ट्रंप ने, और अभी भी उसको लागू नहीं किया है। वो सबसे लंबे समय तक का स्ट्राइक कहा जाता है।
भारत में क्या 19 सेंचुरी से 20 और 20 से 21 सेंचुरी में हम एंट्री मार चुके हैं? नहीं मार चुके हैं, क्योंकि भारत में एक व्यक्ति को मुकदमा चलाने के लिए भी 15 साल लगते हैं, तब तक सिस्टम बदल जाता है। और वो भी नियम है कि अगर इतना लंबा ना चला पाए तो उसको बिठा देते हैं। हमारे यहां होता कमेटी बैठ चुकी है, हमारे यहां दूसरी रिफॉर्म कमेटियां बैठ चुकी हैं, नीति आयोग बोल चुका है, सब बोल रहे हैं कि भारत में सिविल सर्वेंट की सुविधाएं कम कीजिए, उसको आम नागरिक घोषित करिए। आम नागरिक होने के नाते वो माहौल बिगाड़ेगा, क्योंकि उसको खुद भरोसा नहीं है जहां का वो एडमिनिस्ट्रेशन है वहां सुरक्षित है कि नहीं है। वो खुद एक बड़ी फ्लीट लेकर चलता है, वो खुद सिक्योरिटी गार्ड्स लेकर चलता है, क्योंकि उसको खुद भरोसा नहीं है कि वो वहां चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा। रूल नंबर 56J यहां अप्लाई होना चाहिए, तुरंत बाहर करो। हर 15 साल या 10 साल या 11 साल या 5 साल पर उसका रिव्यू करो, नॉन परफॉर्मिंग को बाहर करिए। आप सोचिए कि सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन में भी ऐसा कहा गया था। फिर इसके बाद नीति आयोग ने भी यही कहा। उन्होंने कहा डिप्यूटेशन पर लीजिए, बड़ी कंपनियां जो परफॉर्म करने वाले लोग हैं उनको लीजिए, जैसे यूएस लेता है कि बड़े लोग जो परफॉर्म करने वाले हैं, बड़ी कंपनी में काम कर रहा है, दूसरे डिपार्टमेंटों में काम कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है, अगर उसके अंदर प्रतिभा है तो वो उसको लेते हैं और लेकर उससे काम करवाते हैं। इसको लिटरल एंट्री कहा जाता है। मोदी जी ने भी वो लिटरल एंट्री शुरू की थी, लेकिन राहुल गांधी ने उसको जातीय रंग देकर वो लिटरल एंट्री बंद कर दी। उस लिटरल एंट्री को लेकर जितेंद्र सिंह का बयान भी आया था कि भाई हमने 40% सेक्रेटरी सीधे लिटरल एंट्री से कर लिए हैं, जो योग्य हैं, जो अपनी फील्ड में कुछ कर आए हैं, लेकिन हमने बाकायदा यूपीएससी के क्राइटेरिया के अनुसार उनको लिया है। पर उन अधिकारियों ने जिनकी एक क्षत्रता थी, उन्होंने राहुल गांधी को मैसेज दिया। राहुल गांधी राजनीति कर रहे थे, देश तो उनसे कोई समझने का मतलब ही नहीं होता और सोचने का भी मतलब नहीं होता। उन्होंने उसमें जाति व्यवस्था, रिजर्वेशन घुसड़ दिया, प्रधानमंत्री को वो वापस लेना पड़ा। आप सोचिए कि हमारे यहां भारत का भविष्य कहां है। हमने मिशन कर्मयोगी शुरू किया, रूल बेस्ड पास्ट को ध्यान रखते हुए आगे उसको तैयार करेंगे और योग्य व्यक्ति को ऊपर उठा कर लाएंगे। वो शुरू किया भारत सरकार ने। ये सब शुरू करने के बावजूद 700 करोड़ के घोटाले। डॉक्टर अंबेडकर कहा करते थे, मोर एजुकेटेड मोर करप्ट, मोर इंटेलिजेंस मोर करप्ट। विश्व की ज्यादातर रिपोर्टिंग इन इंडिया करप्शन रिसर्च रिपोर्ट 55% लोग कहते हैं कि अधिकारी भ्रष्ट हैं भारत में। और पूरे विश्व की जो बड़ी बड़ी रिपोर्टें आती हैं वो सब मोस्टली भारत के लोगों को ऐसा बता रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम रिफॉर्म कमीशन, नीति आयोग, ये तो एक विषय तो ये है कि इनको सबको खत्म किया, क्या ये संभव है? सवाल ये है भाई, इरा जब बदलती है, मैं कहता हूं जब अशोक बैठा तो अशोक ने सिस्टम बदला था, फिर गुप्त बैठे, गुप्तों ने सिस्टम बदला, शिवाजी महाराज आए, उन्होंने सिस्टम बदला, मुसलमान आए थे, उन्होंने सिस्टम बदला, अंग्रेज आए, उन्होंने सिस्टम बदला। लेकिन हम भारत के महापुरुषों में केवल शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए ही हिंदवी स्वराज क्यों मनाते हैं? ये सवाल है। क्योंकि सॉवरेन एडमिनिस्ट्रेशन सत्ता बदलने के बाद, उन्होंने जब आदिल शाही सल्तनत से सरकारें जीतने के बाद जब वो बैठे तो उनको समझ आ गया था कि आदिल शाही ये मुस्लिम सल्तनतें हैं, ये भ्रष्टाचार के आधार पर बनी हुई हैं, हम उनके सक्सेसर नहीं हैं, केवल हम हिंदवी स्वराज स्थापित करेंगे जो हिंदू शासन भारत का होना चाहिए, करप्शन लेस। उस हिंदू शासन को हम स्टैब्लिश करेंगे, इसलिए हम छत्रपति शिवाजी महाराज को याद करते हैं और उनके नाम से हिंदवी स्वराज दिवस भी मनाते हैं। आप सोचिए कि हिंदुओं के लिए, मतलब हिंदू शासन हो, तो उन्होंने अपना राज्याभिषेक मुस्लिम तरीके से नहीं करवाया। हालांकि मुगल बादशाह ने मना किया कि नहीं, जो कोई भी वहां जाएगा मारा जाएगा। काशी के ब्राह्मणों ने ठेका लिया कि हिंदवी स्वराज की स्थापना अगर भारत में हो रही है तो हम राज्याभिषेक करवाएंगे, देखेंगे कि मुगल क्या करते हैं। 1674 में उनका ये हुआ। आप सोचिए, हिंदवी स्वराज स्थापित हुआ। राजा ने कहा हम सेवक हैं, हम सर्वेंट हैं, हम राजा नहीं हैं। वहां से स्वामी से सेवक बनना शुरू हुआ। पहले उससे आदिल शाही स्वामी हुआ करते थे, सेवक बनना शुरू किया और नई व्यवस्था शुरू कर दी। पूरा राज्य के अंदर जागीरें, जागीरों के अंदर फिर नीचे वेतनदार और फिर फॉर्मर्स, ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाया। नए नए पद स्थापित किए, इंस्टीट्यूशनल, ये समझिए कि उस पर काम होना शुरू हुआ। ट्रेजरी अलग बनाई गई, स्टैंडर्डाइज किया गया सबको, आर्बिट्रेरीनेस खत्म की गई और अष्टप्रधान उन्होंने बिठाए।
इस अष्टप्रधान में नई मंत्रालय, बिल्कुल सिस्टम नया, क्योंकि भाई अब हम हिंदवी स्वराज स्थापित करके आए हैं, हम गुलामी से बाहर निकल रहे हैं अगर मुसलमानों की, तो ये हमारा शासन का, हम सक्सेसर नहीं है। ऐसा शिवाजी ने कहा, हम सक्सेसर है नहीं, क्योंकि सक्सेसर होने का मतलब है कि वही मुस्लिम शासन फिर से चालू कर देना, और हम जो करना चाहते हैं रिफॉर्म, देश को ऊपर उठाना चाहते हैं, देश में स्वराज स्थापित करना चाहते हैं, वो हम कभी कर ही नहीं सकते। इसीलिए उन्होंने मुख्य प्रधान पेशवा स्थापित किया, जिसको आप आज प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। अमात्य मजूमदार उसको कहते हैं। मजूमदार नाम की जाति आपको मिल जाएगी, प्रधान नाम की जातियां आपको मिल जाएंगी। फाइनेंस मिनिस्टर मजूमदार होता था, रेवेन्यू और ऑडिट का काम करता था। वाकी नविस मंत्री होता था, होम मिनिस्टर जिसको कहा जाता था। सामंत यानी कि दाबीर फॉरेन मिनिस्टर कहा जाता था। सचिव रॉयल करस्पॉन्डेंस कौन करेगा वो, और सेनापति, पंडित राव, न्यायाधीश, ऐसे पद उन्होंने स्टैब्लिश किए। इसके बाद देशमुख, सरदेशमुख, ये सब आपको वहां महाराष्ट्र में उनके वंशानुगत मिल जाएंगे, क्योंकि उस समय व्यवस्था ये थी कि जो राज्य दरबार में काम करता है वो वंशागत तरीके से उसके बच्चे वही सीखते हैं और वही काम करते हैं, तो उनका सरनेम ही वैसा, परिवार का सरनेम वैसा पड़ जाता था जो दायित्व होता था। इसीलिए आपको वहां शिंदे, वहां आपको मिल जाएंगे देशमुख, वहां आपको मिल जाएंगे सरदेशमुख, वहां आपको मिल जाएंगे मजूमदार, ऐसे दायित्व मिल जाएंगे जो दायित्वों के नाम से परिवारों के नाम पड़ गए। अब ये हायरार्की स्थापित कर दी थी, नेपोटिज्म हालांकि होता था, ये मानना पड़ेगा, लेकिन जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर शुरू किया। फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ऐसी व्यवस्था शुरू करी। जागीरदारी शिवाजी ने खत्म कर दी। आदिलशाही जागीरदार होता था, जो उसके लिए काम करेगा तो वो उसको जागीर दे दी जाती थी कि जाओ नोचो खाओ और हमारे दरबार में आ जाओ। शिवाजी के पिताजी भी आदिलशाही दरबार में जागीरदार हुआ करते थे। उसी जागीरदारी से शिवाजी महाराज ये सब कुछ उठाकर लाए थे, मतलब उन्होंने शुरू किया था। जागीरदारी भ्रष्ट परंपरा होती थी, इसकी जगह पर कैश सिस्टम शुरू किया। डायरेक्ट जो आज डीबीटी चल रहा है, कैश ट्रांसफर शुरू होगा। फोर्ट की कमांड यानी कि जो किलेबंदी होती थी, उसमें सबनीस नाम का अकाउंटेंट चीफ बैठता था, सबनीस नाम का, और कारखानिस बैठता था जो लॉजिस्टिक और राशन चीफ होता था। ऐसे उन्होंने बिठाने शुरू किए। शिवाजी महाराज ने इंडिपेंडेंस ऑडिट का काम पहली बार शुरू किया। जहां कहीं भी काम हो रहा है वहां एक इंडिपेंडेंट ऑडिट होना चाहिए। सिस्टमैटिक सिंथेसिस, जीरो ट्रस्ट, मैक्सिमम वेलफेयर का फॉर्मूला शुरू किया। उसके लिए उन्होंने नकद वेतन देना शुरू किया, ट्रायल ऑडिट करना शुरू किया, ये सारे काम शुरू किए महाराज ने। फिर उन्होंने 17वीं सेंचुरी में अपने आप को घोषित किया वो राजसेवक हैं, वो स्वामी नहीं हैं। जो आज 21वीं सेंचुरी में आईएएस ब्यूरोक्रेसी कही जाती है, वो उस समय उन्होंने कहा ये राजसेवक हैं, सर्वेंट ऑफ द स्टेट हैं। आज तो कॉलोनियल टाइम से माई बाप कहे जाते हैं, माई लॉर्ड या माई बाप, वीआईपी कन्वे है, और वही कॉलोनियल टाइम से अभी भी चल रहा है। हम हिंदुस्तान आजाद जरूर हो गया हो, हम स्वराज स्थापित नहीं कर पाए, हम स्वाधीन हो गए लेकिन हम स्वतंत्र नहीं हो पाए, हमारा स्वतंत्र और हमारा स्वराज नहीं स्थापित हो पाया। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जुडिशियल सर्विसेज और देश की पॉलिटिक्स को बड़ी गहराई से देखने के बाद। कोई भी एसेट, उस समय कोई भी एसेट कॉन्फिस्केट कर दिया जाता था, उसके पूरे परिवार को, अगर पकड़ा जाता था तो पूरे परिवार की प्रॉपर्टी सीज कर दी जाती थी। आज की तारीख में आर्टिकल 311 के तहत अगर पकड़ा जाता है तो वो खुद भाग जाएगा, परिवार प्रोटेक्टेड है, माल उड़ाता है, विदेशों में रहता है, विदेशों में घर बनाकर रखे हैं, हवाला से यहां से पैसा जाता है और वो बच्चों के नाम वहां चले जाते हैं, और फिर यहां से वो बाद में विदेशों में रिटायरमेंट के बाद चले जाते हैं, बच्चों के साथ रहते हैं और पेंशन यहां से उठाते हैं। देखिए क्या गजब की बात है। क्या भारत सरकार को नियम नहीं बना देना चाहिए कि जो भारत में रिटायर होगा, भारत में रहेगा तो ही पेंशन मिलेगी, विदेश में रहेगा तो उसको पेंशन नहीं मिलेगी। मेरिट बेस्ड काम उस समय शिवाजी महाराज ने शुरू किया था। आज की तारीख में लाइफ टाइम सिक्योरिटी है भैया, अगर आपने सरकारी नौकरी एक बार लग गई तो कोई हिला नहीं सकता। ये जो वीआईपी कल्चर है उसको डिसमेंटल करने की आवश्यकता है क्या? अकाउंटेबिलिटी तय करने की आवश्यकता है क्या, जैसा कि नीति आयोग या फिर होता कमीशन ने रिकमेंडेशन की थी, या सेकंड रिफॉर्म कमीशन ने रिकमेंडेशन की थी? क्या मोनोपोलिस को, ब्यूरोक्रेटिक मोनोपोलिस को खत्म करने की जरूरत है आज? आपको लगता है भारत में नौकरशाही का संकट कब खत्म होगा? ये एक बड़ा प्रश्न हमारे सामने है। आप सोचकर देखिए कि हमारे यहां भ्रष्टाचार का वो पैमाना जो अंतिम सोर्स, अंतिम स्थान तक हो सकता था, वो सब कुछ भारत में होता है।
ये इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो अधिकारी भाग गए हैं, अब ये ईओ मंदिरों में जहां जहां देश में धन है वहां हमारे यहां एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर घुस जाता है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी जो अंग्रेजों ने बनाई थी लूट की, वो ब्यूरोक्रेसी आज भी भारत में चल रही है। निर्माण कमेटियां कहीं भी बैठे बिना कमीशन के निर्माण नहीं हो सकता, चाहे वो राम मंदिर का ही निर्माण क्यों ना हो। ऐसे लोगों ने कहा 40% मांगते थे तो फिर हमारा मटेरियल लेते थे, नहीं तो नहीं करते थे। वो बड़े अधिकारी जो उसके आईएएस लॉबी बैठी हुई थी, साहब वहां से राजस्थान से पत्थर खरीदोगे तो ही आएगा, नहीं वहां से नहीं होगा, क्योंकि उनकी सेटिंग है, बड़े लेवल पर सेटिंग है, बड़े लेवल पर सेटिंग है। ये राम मंदिर का अकेला प्रकरण नहीं है, ये प्रकरण पूरे विश्व का है, ये प्रकरण पूरे हिंदुस्तान का है। आप जब तक एडमिनिस्ट्रेशन पर काम नहीं करेंगे, शिवाजी महाराज को हम इसलिए ही याद करते हैं क्योंकि उन्होंने हिंदवी स्वराज स्थापित किया था, पुराना वाला सिस्टम पूरा डिसमेंटल करके नया सिस्टम एस्टैब्लिश किया। क्या भारत स्वाधीन हो गया है, स्वतंत्र होने को तैयार है? क्या भारत आजाद जरूर हो गया हो विदेशी शक्तियों से, लेकिन क्या स्वतंत्र होने को तैयार है? क्या वो स्वराज्य स्थापित होगा? राज्य हम बैठे जरूर हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम वो स्टैब्लिश कर पाए हों। ये जो रोज आईएएसों के भागने की परंपराएं दिखाई देती हैं, जो रोज आईएएस के इधर से उधर घोटालों की बातें दिखाई पड़ती हैं, आईपीएस अधिकारियों के घोटालों की बातें दिखाई पड़ती हैं, तमाम जो लोग बैठे हुए हैं, इनमें जो ईमानदार आईएएस हैं वो बेचारे पिस जाते हैं, निपट जाते हैं, क्योंकि उनकी एक कलम फंस जाती, क्योंकि बाकी की लॉबिंग है वो तो वहां जिमखाना क्लब में बैठकर तय करते हैं व्यापारियों के साथ और इनके उनके साथ। लेकिन जो ईमानदार आईएएस है वो बेचारा टिक नहीं पाता, वो स्लैगिंग में फंस जाता है। देश में ऐसा नहीं ईमानदारों की कमी हो, देश में ईमानदारी से लोग काम करना चाहते हैं, लेकिन भ्रष्ट सिस्टम में अगर घुसेगा तो वो भ्रष्टता उसको करनी पड़ेगी। आप सोचो कि मोदी जी, योगी जी, या फिर मैं बात कहूं हेमंत बिश्व शर्मा, ये अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, पूरे विश्व को प्रभावित करने वाले लोग हैं, लेकिन जिस गाड़ी को ये चला रहे हैं वो 18वीं सेंचुरी की है। क्या उसको 21वीं सेंचुरी की गाड़ी हमें नहीं चाहिए? 21वीं सेंचुरी रॉकेट से चल रही है और अभी हम बैलगाड़ी पर चल रहे हैं। हमारी मशीनरी बैलगाड़ी पर, जिस पर हम पूरे देश को ढो रहे हैं, वो मशीनरी बैलगाड़ी पर चल रही है। इसलिए राम मंदिर का ये केस निकलकर सामने आया। क्यों? क्योंकि चोरी कुछ लोगों ने की होगी और की है, इन्वेस्टिगेशन अभी हो रहा है, लेकिन वो जो हिंदवी स्वराज की स्थापना है, संकल्पना है, मंदिरों को सरकारी प्रभाव से बाहर करने की जो कोशिश है हिंदुओं की, वो कोशिश कैसे सफल हो नहीं सकती जब तक हम गाड़ी नहीं बदलने वाले हैं, जब तक आप ब्यूरोक्रेट को आम आदमी नहीं बनाएंगे, जब तक वो वीआईपी कल्चर में जीवित रहेगा, जब तक मिनिस्टर वीआईपी रहेगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता। मैं समझता हूं कि हम सब मिलकर इस पर काम करेंगे। इसलिए राम मंदिर के आंदोलन में, वो आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है, ये याद रखिएगा। वो 400 साल से जो आंदोलन चल रहा है वो आज भी चल रहा है। क्यों? क्योंकि उस समय भी मुगल सरकार होती थी, अंग्रेज सरकार होती थी, आज भी ब्यूरोक्रेट सरकार है, और वो पूरी भरसक कोशिश करेंगे कि किसी तरह से एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इस पर बिठा दिया जाए, और ये भूल जाएंगे कि ये जो 500 करोड़, 700 करोड़, 1000 करोड़, क्योंकि यहां तो हजारों करोड़ का, लाखों करोड़ का खेल है ना यहां, इसीलिए तो एडमिनिस्ट्रेटर बिठाया था वहां तिरुपति में। क्या वो लड्डू बनाना, ये जो नकली घी लगाना बंद हो गया? एडमिनिस्ट्रेटर तो वहां भी बैठा हो। क्या तमिलनाडु में एडमिनिस्ट्रेटर बैठे हुए हैं, तमिलनाडु में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, तमिलनाडु के मंदिरों में चोरी बंद हो गई या लूट बंद हो गई? ये विचार करने का प्रश्न है। अगर हमने निधि समर्पण किया है देश में 10-10 रुपए करके, तो ये मंदिर हिंदू समाज के पास ही रहना चाहिए। रूल बनाइए, रेगुलेशन बनाइए, प्रशासन केवल उसकी निगरानी करे, प्रशासन के हाथ में ऑल पावर नहीं जानी चाहिए। ये हम सबको तय करना है। अगर चली गई तो तमिलनाडु के मंदिरों को आप बाहर निकालना चाहते हो, केरला के मंदिरों को आप प्रशासन से बाहर लेना चाहते हो, आप आंध्रा तेलंगाना के मंदिरों को बाहर लेना चाहते हो, और जहां मंदिर अभी नहीं है प्रशासनिक कंट्रोल में, वो वहां देश का सबसे बड़ा मंदिर राम मंदिर उनके कंट्रोल में जाने वाला है। ऐसा चल रहा है। चंपत जी ने इस्तीफा दे दिया, ऐसा कहा जा रहा है। इस्तीफा स्वीकार कौन करेगा उनका? इस्तीफा कौन स्वीकार करेगा? प्रधानमंत्री को देंगे, मुख्यमंत्री को देंगे, ट्रस्ट कमीशन को देंगे, किसको देंगे? इस्तीफा कौन स्वीकार करेगा?
ये बहुत सारे प्रश्न हैं। हालांकि उन्होंने इस्तीफा ऑफर कर दिया होगा, भले आदमी है, इस्तीफा ऑफर कर दिया होगा, इतने प्रहार हमारे ऊपर हो रहे हैं, लेकिन फिर भी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के लिए अच्छा है कि वो उसमें बैठना चाहे। बहुत सारे प्रशासक ऐसे भी हैं, अच्छे प्रशासक, मैं समझता हूं आज की सरकार अच्छे प्रशासक वहां बिठा देगी, खोज कर ईमानदार लोगों को बिठा देगी। लेकिन सवाल यह है, क्या निर्माण समिति से लेकर अभी तक सारे ईमानदार बैठे हैं? क्या वो ईमानदार हैं? क्या उन लोगों को ईमानदार कहा जा सकता है जिन्होंने राम मंदिर के कार सेवकों पर गोलियां चलवाई हो प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहते हुए? वो ईमानदार कहे जा सकते हैं क्या? कि नृशंस हत्यारे कहे जा सकते हैं जिन्होंने गोलियां चलाई? और गोली चलवाने वाले मुलायम सिंह को पद्मश्री उन लोगों ने दिलवा दिया। ये सवाल आपसे है कि ये जो भ्रष्ट इलस्ट्रेशन मैंने आपको बताया, क्या ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म की आवश्यकता भारत को नहीं है? क्या भारत में परिवर्तन की आवश्यकता आपको नहीं लगती? क्या भारत कभी परिवर्तित नहीं होगा? ये आप बताएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।